Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So students, आज है 30th of June, तो जून मंथ एंड हो चुका है एंड कल से जुलाई इनिशिएट हो जाएगा फॉर सम ऑफ यू जो क्लैट और एलेट इन सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और 12th क्लास में हैं तो प्रोबेबली उनको स्कूल ज्वाइन भी करना है, बट स्टिल आई वुड से कि आप अगर 12th में हैं तो भी थोड़ा बहुत टाइम, आई वुड से एटलीस्ट वन से 2 आवर एटलीस्ट आप ट्राई करें कि रोज आप क्लैट को दे। एक चीज आप ये कर सकते हैं कि इफ इन केस आपका कोई टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है स्कूल के अंदर में, तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी उठें और आप 1 घंटे में कोई भी एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ सकते हैं और फिर स्कूल से आके भी 1 घंटा 1.5 घंटा आप तब दे सकते हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड कि कुछ स्टूडेंट्स के पास में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो साइंस एंड टेक उससे बिलोंग करते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई कोई साइंस एंड टेक ज्यादा टफ है, कॉमर्स या आर्ट्स ईजी है, सबके पास अपना अपना बर्डन होता है। तो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए क्योंकि आपका जो क्लैट का पेपर है वो दिसंबर में होता है, तो इसलिए आई वुड वांट कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम अभी दे दीजिए। जब एकदम दिसंबर 1 को प्रोबेबली आपका 1 या 2 को आपका क्लैट का पेपर होगा, तो उस टाइम में नवंबर मंथ में अक्टूबर हाफ से आप थोड़ा सा ज्यादा रिगरसली उस टाइम क्लैट को फोकस कर लेना। एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स जिनके ऊपर पे बर्डन नहीं है, जो ड्रॉप कर रहे हैं एक्सेट्रा, उन सब स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना टाइम आप मैक्सिमाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब हमारे पास हार्डली 5 मंथ्स बचे हैं। ओके, तो करीब 150 डेज का आप लगा सकते हैं। 150 डेज में से आप आराम से 20-25 डेज को कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन हॉलीडेज, सम फ्री टाइम, बिकॉज ऑफ आवर फेस्टिवल्स ऑल्सो, तो उसमें भी होता है और कई बार हम नहीं पढ़ते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अराउंड आपके पास अभी 120 से 125 मैक्सिमम डेज जो हैं वो पढ़ाई के लिए बचे हैं। तो अभी से आप अपना एक शेड्यूल बनाइए और उल्टा बनाइए, 125 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको करना है वो स्टार्ट करिए। एकदम दिसंबर से स्टार्ट करना कि ठीक है ये एग्जाम का डे मेरा ये है तो इससे 7 दिन पहले तक मेरा ये हो जाना चाहिए, इससे पहले ये उल्टा बनाएंगे तो वो पॉसिबली बन पाएगा। ओके, और इस टाइम में करंटली आपको फोकस करना है आपके जो वीक पॉइंट्स हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में या जिन पोर्शंस में आपका वीक एरिया है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट जिनको मैथ्स का फोबिया है, प्लीज आप मैथ्स का प्रैक्टिस करिए। इन केस आपको मैथ्स का फोबिया है तो आप मॉर्निंग का जो मैं आपको कह रहा हूं वो आप मैथ्स को डिवोट कर सकते हैं 1 घंटे का। कुछ नहीं करना है, कोई भी एक टॉपिक है उसकी थ्योरी या जैसे प्रॉफिट लॉस है उसको थोड़ा सा पढ़ा एंड उसका एक सेट सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब पॉसिबल है वो आप आधे घंटे में कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक और सेट कर लीजिए या फिर आप एक सेट करके भी स्टॉप कर सकते हैं, कुछ और पढ़ सकते हैं, अपना कुछ और काम कर सकते हैं। ओके, तो अब इस पर्टिकुलर इतने लंबे मोटिवेशनल सेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, आज की जो न्यूज़ हैं आपकी 30th of जून की, दोनों न्यूज़पेपर में मैंने कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स को पिक करा है जो आपके बहुत चांसेस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड आज के न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम के लिए नॉट जस्ट फॉर जीके बट आपके अलग सेक्शंस में इंग्लिश, रीजनिंग या फिर लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो रेदर देन कि हम पूरे न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ का बैकग्राउंड करें जो हमारे एक्चुअल में एग्जाम के इतना पर्पस सॉल्व नहीं करता है, स्पेसिफिकली बिकॉज आपका जो क्लैट का एग्जाम पैटर्न अगर आपने देखा है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करें तो यू वुड ऑब्जर्व अ पैटर्न कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, कोई पैसेज होगा और उस पैसेज के ऊपर पे 5-6 क्वेश्चन आएंगे। यानी कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसकी थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी आपको करनी रिक्वायर्ड होती है। एंड डेली न्यूज एनालिसिस में हमारा पर्पस यही होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम इन डेप्थ में कर लें, बिकॉज न्यूज़पेपर तो आप भी रीड कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे हम जो टॉपिक्स करेंगे उनको थोड़ा इन डेप्थ में करेंगे सो दैट आपका जो एफर्ट्स है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है, स्पेसिफिकली जिनके पास टाइम कम है, वो रिसर्च वाला जो काम है वो आपको ना करना पड़े। ओके, तो इसके साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो जुलाई ऑनवर्ड्स आई वुड वांट जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप रेगुलर रहिए आप डेली न्यूज एनालिसिस के साथ में, ठीक है। नोट्स जो बनाने हैं जो आपके सामने हैं हम बता देते हैं आपको नोट्स में से क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास में आपकी क्लास हैंडआउट्स है, जीके मंत्र है, उसमें भी ये टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो जाते हैं। फिर भी डेली न्यूज एनालिसिस से भी थोड़े बहुत शॉर्ट के अंदर में नोट्स बनाइए। ओके, तो ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा। और जुलाई से बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जीके
के लिए, तो आपसे आपका टाइम जो है अब वो बिगिन हो जाता है जीके के लिए। ठीक है, अभी तक भी नहीं करा है, कोई इतना इशू नहीं है, कल से या आज से आई वुड से कि आप इनिशिएट ले लीजिए। ओके, तो पहला जो न्यूज है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये न्यूज डील करता है आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, और यहां पे हम न्यूज पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड, जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र स्टेट ने कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो ईयर 2020 में आई थी, उसके अंदर में एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। एंड व्हाट इज द 3 लैंग्वेज पॉलिसी? कि हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी स्टेज के अंदर में, सेकेंडरी स्टेज के अंदर में वी वुड वांट कि जो एक स्टूडेंट है वो एक लैंग्वेज ना पढ़े या 2 लैंग्वेज ना पढ़े, वो 3 लैंग्वेज को उसको पढ़ना होगा। ओके, और यूजुअली इट इज एक्सपेक्टेड कि 3 लैंग्वेज में से एक तो, अगर मैं किसी स्टेट की बात कर रहा हूं तो वहां की रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, एक इंग्लिश हो सकती है, और थर्ड लैंग्वेज जो है वो कोई भी आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। अब यहां जब मैं नेटिव लैंग्वेज बोल रहा हूं, नेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली हिंदी। बट यहां पे महाराष्ट्र जो स्टेट है उनके पास में राइट है कि वो थर्ड लैंग्वेज को क्या चूज करे। तो यहां पे उन्होंने क्या करा है कि एक लैंग्वेज तो मराठी डिसाइड करी थी, दूसरी इंग्लिश डिसाइड करी थी, और तीसरी इन्होंने कहा था कि कंपलसरी प्राइमरी लेवल पे वो हिंदी हो जाएगी। तो इस चीज को लेके महाराष्ट्र के अंदर में जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। मोर ओवर वहां पे एक मराठा मानुस करके एक बहुत पुराना वहां पे कैंपेन चलता है, मराठी लैंग्वेज को प्रमोशन को लेके एक प्रोग्राम चलता है, और यहां पर भी उन्होंने जस्ट लाइक तमिलनाडु और सदर्न स्टेट्स, यहां पे भी महाराष्ट्र में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि हमारे ऊपर पे कंपल्सरी हिंदी इंपोजिशन किया जा रहा है। एंड इस वजह से महाराष्ट्र ने एज ऑफ नाउ डिसाइड किया है कि जो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी उसको वो स्क्रैप करेंगे। यहां पे कोई पर्टिकुलर अगर स्कूल है, कोई प्राइवेट या पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो ये खुद डिसाइड करेंगे कि वो 2 लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं तो मराठी तो ऑब्वियसली कंपल्सरी, बट उसके अलावा कौन सी 2 लैंग्वेजेस वो कंपल्सरी करना चाहते हैं। तो एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट है जिसने अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को स्क्रैप किया है, तो वो आपकी महाराष्ट्र हो जाएगी। और यहां पे क्या था, क्लास 1 to 5 के अंदर में वो थर्ड लैंग्वेज जो थी वो मराठा, नॉट मराठा बट हिंदी को यहां पे कर रहे थे, और अब इस पर्टिकुलर प्रपोजल को यहां पे स्क्रैप कर दिया गया है। ओके, तो ये जो प्रपोजल है ये निकल के आता है आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। ओके, तो इंडिया का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या उसका एक बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमें गवर्नमेंट भी एडवाइस करती रहती है। और वो जो एडवाइस मिलती है हमें, या हमें एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क मिलता है, वो मिलता है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, और जो सबसे लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी 2020 में ही आई थी। अब इससे पहले 2 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं, एंड बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू नो कि किस पर्टिकुलर ईयर में आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके, हमेशा याद रखना। महाराष्ट्र का 3 लैंग्वेज पॉलिसी का क्वेश्चन आया तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ईयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर था जब पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तो दिस इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपके 2020 में आई है। इससे पहले आपकी एक फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी और एक सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 20 इयर्स के गैप्स पे करीब करीब आई थी। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट एनईपी का ईयर क्या है, सेकेंड एनईपी का ईयर क्या है, और आप एक एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं कि फर्स्ट एनईपी के टाइम में पीएम कौन था और सेकेंड एनईपी के टाइम में पीएम कौन था। थर्ड एनईपी के टाइम में तो आपको पता है नरेंद्र मोदी हैं। फर्स्ट और सेकंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ब्लड से कनेक्टेड, ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड है, तो ये भी आपको एक मैं हिंट दे रहा हूं। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे एनईपी जो है आपका ये मल्टीलिंग्विज्म को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता है। वी वुड वांट कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ एक लैंग्वेज या एक वर्किंग लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, उनको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस कि ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर में फ्रेटर्निटी को, ब्रदरहुड को बढ़ाने के अंदर में हमें हेल्प करेगा। तो उसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पे हमने ये करा था। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमने बनाया तो था बट मैंडेटरी नहीं था। स्टेट को हमने यहाँ पे फ्रीडम दिया है कि आप कोई भी 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। हाउएवर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है जो आप थर्ड पॉइंट पे देख पा रहे हैं, और वो थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी स्टेट जो है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली क्लास 5 तक, तो क्लास 1 से क्लास 5 तक, उन सब क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो मदर टंग है उसके अंदर में एजुकेशन का प्रोविजन होना चाहिए।
अब यहाँ पे समझना ही है, अगर एज अ पेरेंट मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे को मदर टंग में नहीं, मेरे को इंग्लिश में पढ़वाना है या मुझे किसी और लैंग्वेज पढ़ाना है, दैट्स ऑल राइट, तो मैं किसी और स्कूल में करा सकता हूं। बट हर स्कूल के अंदर में वो जो स्टूडेंट है, वहां पे वो जो बच्चा है, उसकी जो मदर टंग है उसमें पढ़ाने की फैसिलिटी वहां पे होनी चाहिए। एंड क्लास 5 तक तो कंपलसरी होनी चाहिए और प्रेफरेबली टिल क्लास 8। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ग्रेड 5 तक आपका वही लैंग्वेज होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर हर कोई तो चाहता है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, बचपन से इंग्लिश रहे, तो फिर यहाँ पे इस टाइप का प्रोविजन आज के टाइम में क्यों जरूरी है? तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होता है कि जो आपकी मदर टंग होती है उसमें जो आपको इनपुट मिलता है, आपका ब्रेन उसको इजीली प्रोसेस कर पाता है। तो कोई भी कंसेप्ट आपको अगर आपकी मदर टंग में समझाया जाता है तो जो ब्रेन होता है वो जल्दी से उसको कैप्चर कर पाता है। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक रीजन भी है, इसलिए इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत सारी चीजें होती, पॉलिसी है पूरी की पूरी और अगले 20 साल तक के लिए हम प्लान करके चल रहे हैं इसके लिए, तो बहुत सारी चेंजेस होते हैं। बट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिकली हमारे एग्जाम के लिए, तो हम उन पे फोकस करते हैं। तो पहला तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हो गया। दूसरा है कि हम हमेशा सुनते हैं कि 10+2 हमारा सिस्टम होता है कि क्लास 1 to 10 हो गई आपकी और +2 आपकी सीनियर सेकेंडरी हो जाएगी। अब इस सिस्टम को भी हमने चेंज करा है और अब हम प्री प्राइमरी स्टेजेस पर भी वर्क कर रहे हैं। तो अब जो हमारा सिस्टम है 10+2 से मूव कर चुका है 5+3+3+4। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है 5+3+3+4 ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 5+3+3+4 ओके, जिसमें से फर्स्ट 5 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज के हो जाएंगे आपके। ओके, तो हम यहां पे क्या करें, जो 3 इयर्स पे आप एडमिशन लेते हैं तो वहां से 3 इयर्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा एंड ग्रेड्स 1 और 2। तो 1 और 2 जो है उससे पहले आपके 3 साल का आपका प्री प्राइमरी स्टेज भी होगा, तो क्लास 1 2 से पहले आपका प्री प्राइमरी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 45 है जो एक डीपीएसपी है, जिसमें स्टेट को यहां पे डायरेक्शन दिया गया है कि आप जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनके प्राइमरी प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी वर्क करिए। गवर्नमेंट का यहां पे ये प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो उसको भी यहां पे हम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 3 साल का प्री प्राइमरी एजुकेशन पे भी अब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो वर्क करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आपका, वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज आपका वो प्रिपरेटरी स्टेज है, वो 3 साल के लिए, अगले 3 साल ग्रेड 3 to 5 के अंदर में आपका जो होगा टाइम वो इस प्री प्रिपरेटरी स्टेज का आ जाएगा, जिसमें वी वुड वांट की एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी आपको प्रोवाइड करी जाए। मतलब बेसिकली कि अगर साइंस का कोई पर्टिकुलर स्कूल है जिसमें साइंस पढ़ाई जाती है तो वहां पे एक आपकी एक्सपेरिमेंट के लिए लैब भी होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए कि किस तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट होता है। ओके, फिर आ जाती है आपकी मिडिल स्टेज 3 इयर्स की 6 to 8 क्लास जो है कि जिसमें हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजी पे और करिकुलर अप्रोच के ऊपर पे वर्क करेंगे। यानी यहां पे आपको थोड़ा बहुत इंटेंसिटी आपके जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है, उसको लेते हुए उनको सब्जेक्ट्स को लेते हुए थोड़ा सा यहां पे आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। एंड फाइनली सेकेंडरी स्टेज होगी जो 4 साल की होगी, वो होगी 9 to 12 क्लास की, और यहां पे अब आपके जो इंटेंसिव स्टडी है उसका लेवल और इंक्रीज होगा। 6 to 8 में मैं कह सकता हूं कि जो हम सब्जेक्ट्स लेते हैं यूजुअली 11 12th में जाके 9 10th 11 12th में से पहले आपको और भी बैकग्राउंड उसका या उसका और भी फाउंडेशन 6 to 8 क्लास के अंदर में क्रिएट करा जाएगा। और 9 to 12 क्लास के अंदर में आपके पास में एक एग्जिट का ऑप्शन भी होगा एट ग्रेड 10 और एंड री एंटर का भी ऑप्शन होगा ग्रेड 11। तो लेट्स से कि फॉर सम रीजन आप यू फील लाइक कि मुझे ग्रेड 10 तक ही पढ़ना है, अब मेरे को मेरी जो कॉलिंग है वो समझ में आ गई, लेट्स से मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो इट्स नॉट नेसेसरी मैं क्लास 12 पास करूं, तो मैं ग्रेड 10 कंप्लीट करके भी एग्जिट कर सकता हूं। या लेट्स से कि मेरे को लग रहा था कि मैं एक स्टार्टअप क्रिएट कर रहा हूं और ग्रेड 10 के बाद से वो सो स्मार्ट कि मैं क्रिएट करने के लिए उसमें लग चुका हूं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि नहीं मुझे स्कूलिंग वापस करनी है, तो ग्रेड 11 में मैं वापस से एंटर कर सकता हूं। तो अगर कोई यहां पे ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेड 11 12 में है और उसके इस टाइप से कोई स्टार्टअप का बहुत अच्छा प्लान है, अनलेस यू आर वेरी श्योर, प्लीज स्कूल मत छोड़ना, अभी आप क्लैट पे फोकस करिए, अभी हमारा फोकस वही रहेगा। ओके, एनीवे, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एनईपी के अंदर में वो हमने यहां पे ये क्लास स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, सो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख ली, अब हम एक बार जो लैंग्वेज को लेके हिस्ट्री रही है इंडिया की उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। सो
अगर मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो उस टाइम में कोई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज और आपका एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती थी, बट आई वुड से कि ब्रिटिशर्स के आने से एक जो चीज अच्छी हो गई थी वो थी एटलीस्ट जो एजुकेटेड क्लास थी, क्योंकि सब इंग्लिश में एजुकेटेड थे। तो चाहे कोई पर्सन तमिलनाडु का हो, कोई पर्सन कश्मीर के साइड का हो, कोई कोलकाता से हो या कोई आपका दिल्ली या गुजरात से हो, वो सब एक दूसरे से इजीली अब एक कॉमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। However, you would be shocked to know कि जब 1920 में महात्मा गांधी ज्वाइंड कांग्रेस ज्वाइन तो पहले कर ली थी, बट व्हेन ही वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ कांग्रेस, अब उन्होंने 1920 के लाहौर सेशन में डिसाइड करा कि हम जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो देयर वर सर्टेन स्टेट्स विच वांटेड कि हमें वापस, या हमारी जो स्टेट है जैसे मद्रास थी आपका आंध्र प्रदेश था, दे वांटेड कि हमें एक लैंग्वेज के बेसिस पे, तेलुगु के बेसिस पे, तमिल के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स बनाए जाए। तो इनिशियली जो आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी जो पॉलिटिशियंस थे स्पेसिफिकली सेंटर पे, वो डरे हुए थे कि कहीं इस वजह से सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट ना हो जाए कि ये लैंग्वेज से अलग हो जाए और ये अपनी अलग आइडेंटिटी माने और उस वजह से ये अपना अलग कंट्री डिमांड करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने इनिशियली नहीं करा, तो इस वजह से क्या है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। और जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो फाइनली 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, फजल अली कमीशन जिसे कहते हैं, और उसके बेसिस पे आपकी जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस पे यहां पे रीऑर्गेनाइज करा गया। ओके, अब जब हमने इंडिपेंडेंस हुई हमारी, तो मैनी पीपल थिंक कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जैसे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, विच इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज अगर आप आर्टिकल 343 रीड करते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा हुआ तो है, बट वो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज हिंदी। ओके, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और प्लस उसके अंदर में 15 साल के लिए इंग्लिश को भी अलाउ करा हुआ था। ओके, तो जब हमारा 65 में 15 इयर्स कंप्लीट होने वाले थे, तो पार्लियामेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट बनाया 1963 में, अगेन बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स, और उस वजह से हमने इंग्लिश को भी एज अ लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज अलाउ कर रखा है इंडेफिनिटली। तमिलनाडु ने 60s में करा एंटी हिंदी एजिटेशन, जिस वजह से 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया, और अब हिंदी के अलावा आपकी को ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है। ओके, एंड इसके बाद 3 लैंग्वेज वाली कंट्रोवर्सी कहां से होती है, तो ये आपके नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है उसके बेसिस पे स्टार्ट हुई थी आपकी, और उसके अंदर में हमने कहा था कि हम एक रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करेगा हर कोई स्टेट, हिंदी को कर सकता है, एंड थर्ड लैंग्वेज मतलब रीजनल लैंग्वेज और हिंदी हमने कंपलसरी कर दी थी आपकी इस नेशनलाइजेशन पॉलिसी में, और तीसरी एक इंग्लिश हो सकती है, कोई मॉडर्न इंडियन या फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। तो ये 3 क्राइटेरिया थे जो 3 लैंग्वेज में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पहली बार हमने ऐसे स्टेप से पॉलिसी बनाई, उसके अंदर में हमने हिंदी को कंपलसरी करने की कोशिश करी थी, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर पॉलिसी के बाद में प्रोटेस्ट इनिशिएट हुए थे। हाउएवर विद टाइम यहां पे जो गवर्नमेंट है उसने हिंदी का जो इंपोजिशन है उसको एंड कर दिया था, जो बाद में आपकी पॉलिसी है उसके अंदर में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो आज हमने जो आपका एनईपी है, लैंग्वेज पॉलिसी है, उसका कंट्रोवर्सी, उसका हिस्ट्री, सब कुछ कवर कर लिया है। तो आपके जो क्वेश्चन है करीब करीब इसके आसपास ही घूमेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर विच इज सेंसस। बहुत चांसेस हैं कि आपके कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी एग्जाम में सेंसस का क्वेश्चन बहुत से आ सकता है। तो यहां पे न्यूज क्या है, अहेड ऑफ सेंसस स्टेट्स आस्क्ड टू लॉक बाउंड्री चेंजेस बिफोर December 31st। तो नाउ वी नो दिस कि सेंसस 2021 तो हेल्ड हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ कोविड ओनली। सितंबर 2020 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो नहीं हो पाया, और वो डिले होता होता अब आपका 2027 के अंदर में सेंसस आएगा। तो ऑफिशियली इट इज बीइंग कॉल्ड एज सेंसस 2027। और जब ये पर्टिकुलर आपका सेंसस इनिशिएट होगा तो उसके लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो आपकी सारी स्टेट्स की, सारे डिस्ट्रिक्ट की फिक्स हो जाए। इसलिए December 31 जो इस साल का है 2025 का, यहां पे स्टेट्स को बोला गया है कि आपके जो भी बाउंड्री चेंजेस आपको करने हैं वो आप अभी कर लीजिए, और जो कर लिए हैं उनको पूरा फाइनलाइज कर लीजिए। इसके बाद में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। और ये करना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं लेट्स से लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर में लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर में 20 वार्ड्स हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत टाइम से चल रहा था कि ये जो 20 वार्ड्स हैं इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ा के जो उस वाले पर्टिकुलर एरिया के वार्ड्स हैं वो इसी का पार्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 25 वार्ड्स करना चाहता हूँ।
तो यहां पे क्या होगा कि अगर मैंने सेंसस प्रोसेस बिगिन कर दिया तो मैंने क्या करा था कि ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है इसके जो 20 वार्ड्स हैं इनकी पॉपुलेशन मैंने कैलकुलेट कर ली। अब क्या हुआ, मैंने चेंजेस कर दी और इसके अंदर में 25 वार्ड्स आ गए। तो बिकॉज मैं इस पर्टिकुलर एरिया की कैलकुलेशन कर चुका हूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो नए 5 मेरे वार्ड्स ऐड हुए हैं, पॉसिबल है कि वो पर्टिकुलर जो वार्ड्स है, क्योंकि अब वो सेकंड जिसको मैं लेने वाला था जिसमें वो ओरिजिनली थे, उसमें अब उनकी काउंटिंग शायद मिस आउट हो जाए। तो इसलिए वी वांट कि जो टेरिटरी के बाउंडेशंस है, जो डिलिमिटेशन वाला पार्ट है, वो यहां पे कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहां पे December 31, 2025 लास्ट डेट प्रोवाइड करी गई है। ओके, तो यहां पे अब सेंसस 27 जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसकी सारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनको हम यहां पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपका जो ये पर्टिकुलर सेंसस है कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट कराती है। तो सेंसस जो होता है इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो ही इस पर्टिकुलर सेंसस को कंडक्ट कराती है, और जो पर्सन जो पर्टिकुलर ऑफिशियल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर कहा जाता है। तो जो पर्सन कंडक्ट कराता है सेंसस उसको बोला जाता है ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर। बट ये आपने नाम बहुत कम सुना होगा, बिकॉज जो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसका एक टाइम से रजिस्ट्री मेंटेन करना होता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है, यही पर्सन डबल डाउन एज द ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर। तो मैं चाहे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोलूं या मैं ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर बोलूं, एक ही बात है, बिकॉज ये जो दोनों ऑफिसेज हैं ये एक ही पर्सन जो होता है वही होल्ड करता है। तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है उसका अगर आप पूरा डेजिग्नेशन पढ़ोगे तो उसके आगे लिखा होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल सेंसस कमिश्नर। ओके, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पे ये पर्टिकुलर यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड करी है कि फर्स्ट फेज जो है सेंसस का 2027 का वो अप्रैल 1, 2026 को बिगिन होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंसस का प्रोसीजर? सेंसस का प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा? अप्रैल 1, 2026 से। और सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सबसे पहले करते हैं हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल। तो ये प्रोसेस होता है, सारे हाउसेस जो होते हैं उनको लिस्ट किया जाता है, उनके लोग जो होते हैं उनका जो कैलकुलेशन है सेंसस होता है वो करना स्टार्ट कर दिया जाता है अप्रैल 1, 2026 से। और इस वजह से यहां पे हर किसी को बोला गया कि आपके जो बाउंड्री चेंजेस हैं वो December 31 तक आप कर लीजिए। और ये फ्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट हम प्रॉपर डेटा कलेक्शन कर पाए। ओके, तो यहां पे ये तो आपकी पर्टिकुलर न्यूज हो गई कि यहां पे कौन क्या करेगा। ओके, अब हम सेंसस की थोड़ी हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपका सेंसस करना रिक्वायर्ड क्यों होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सेंसस जो होता है ये हमारे डेमोग्राफी का, हमारी पॉपुलेशन का बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पे उसके अंदर में इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। बहुत सारे डेटा सेट जो होते हैं, स्टैट जो होते हैं वो हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है इंक्लूडिंग रिजर्वेशन पॉलिसी, वो सेंसस के डेटा पर ही बेस्ड होती है। ओके, तो किस पर्टिकुलर कास्ट को, अगर कोई कास्ट कह रही है कि मेरे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ये सब सेंसस की डेटा से ही डिसाइड होता है, अलग से नहीं डिसाइड होता है। इसलिए सेंसस कराना बहुत जरूरी होता है। एंड बिकॉज पॉपुलेशन एक डायनामिक कंसेप्ट है और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, रोज आपकी बहुत सारी बर्थ होती हैं, डेथ्स होती हैं, तो वी वांट कि ये सेंसस जो है वो रेगुलर होना चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर साल सेंसस करें, तो इसलिए हम डेसिनियल सेंसस करते हैं। डेसिनियल सेंसस करते हैं जो आपका होता है एवरी 10 ईयर्स। तो हर 10 साल में आपका एक सेंसस कराया जाता है। ओके, तो सेंसस इन इंडिया टेक्स प्लेस एवरी 10 ईयर्स बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक सेम ही पर्सन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हर 10 साल में सेंसस को कंडक्ट कराता है। ओके, ऑब्वियसली इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो सबसे बड़ा स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज ऑब्वियसली अपने आप ही हो जाएगा। पहला सेंसस कब हुआ था, तो आपको दो डेट्स मिलती हैं, एक तो मिलता है 1872 और एक मिलता है 1881। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो जो 1872 का फर्स्ट सेंसस है वो तो अनसिंक्रोनाइज था और 1881 का जो सेंसस है वो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस था।
ओके और सिंक्रोनस सेंसस क्या होता है कि हर स्टेट के अंदर में, हर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो सेंसस है वो एक साथ करा जा रहा है। अब एक साथ से मतलब हर एक घर का तो ये नहीं हो सकता कि हर घर के आगे एक आदमी खड़ा है, बट यहाँ पे हम मेक श्योर ये करते हैं कि पूरी की पूरी कंट्री का सेंसस जो वो एक साथ हो रहा है, फेजेस में नहीं हो रहा है कि मैंने लेट्स से कि अप्रैल से जून में तो आपका नॉर्थ इंडिया में कर लिया, फिर जुलाई अगस्त में कुछ नहीं हो रहा है, फिर अक्टूबर नवंबर में जाके मैं वहां कर रहा हूं। सब कुछ सिंक्रोनस वे में हो रहा है, सब जगह जो प्रोसीजर है वो एक साथ हो रहा है, सो दैट हमें एक प्रॉपर डेटा यहां पे अवेलेबल हो। तो 1872 में जब हमने सेंसस कंडक्ट किया था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने किया था, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहां पे सबके साथ सिंक्रोनस नहीं हुआ था, अलग अलग फेजेस में हुआ था। बट 1881 में जो सेंसस किया गया था वो आपका एक साथ किया गया था। तो यहां पे दो क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछ सकता हूं कि जस्ट लाइक मैंने आपसे पूछा था कि एनईपी के टाइम में कौन आपका प्राइम मिनिस्टर था, 1872 और 1881 के टाइम में हु वर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो अब गवर्नर जनरल बोल लीजिए या आपका वाइसरॉय बोल लीजिए। तो आप वाइसरॉय बता दीजिए मुझे यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय एक ही बात हो चुकी है हमारी, उनको ही एक ही चीज बोली जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, 1881 में हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है जो मैं आपको बता ही देता हूँ आंसर उसका, कि हमारा जो कास्ट सेंसस है, फर्स्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था? तो पहला कास्ट सेंसस हुआ था 1881 में। ठीक है, तो जब से हम सेंसस कर रहे हैं तब से हम कास्ट को काउंट कर रहे हैं। और लास्ट कब हुआ था, जो कई बार आप फर्स्ट पढ़ लेते होगे, रिमेंबर दिस कि दिस वाज अ लास्ट कास्ट सेंसस। ठीक है, 1881 नहीं पूछेगा वो कभी, वो आपसे 1931 वाला पूछेगा। तो याद रखना 1931 में पहला कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था। कई बार वो ऑप्शन में 2011 दे देगा जब आपका SECC हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, बट वो एक्चुअल में सेंसस नहीं था, उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा एक्सरसाइज मानते हैं। ओके, तो वो सर्वे माना जाता है सिर्फ ये, और एक्चुअल में लास्ट कास्ट सेंसस जो आज तक हुआ है वो 1931 का सेंसस ही माना जाता है। तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि आज तक आपके कितने सेंसस हुए हैं, जो आपका 2027 वाला सेंसस है वो कौन से नंबर का सेंसस है। तो अभी तक इंडिया के अंदर में अगर मैं 2025 तक का काउंट करूं तो 15 सेंसस आज तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 15 सेंसस हमने कंडक्ट करे हैं, और जो सेंसस नंबर 2027 है ये 16th ऑफिशियल सेंसस होगा। ओके, ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग योर नंबर ऑफ सेंसस एंड सेंसस इन इंडिया। What are the special features of census 2027? तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये वाला फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कि ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेंसस का, कि भाई आपसे पूछा सकते हैं विच इज द या विच वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि 27 वाला जो है ये टोटली पेपरलेस सेंसस होने वाला है आपका। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन भी होगा सेल्फ इन्यूमरेशन का। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर आपका घर है, खुद का घर है, आप वहां रहते हैं, तो हर पर्टिकुलर उस पे घर के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो अवेलेबल होगा, और उस घर में वाले जो लोग हैं वो सेल्फ इन्यूमरेट कर सकते हैं, खुद का सेंसस डेटा पुटअप कर सकते हैं। मोबाइल एप्स और जियो टैगिंग का भी यूज करा जाएगा, यानी कि उसकी लोकेशन जो है घर की, जिसके बेसिस पे सर्विस सेंसस किया जा रहा है, वो भी उसके अंदर में जियो टैग करी जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो ये सेंसस 2027 है ये विमेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज जो सेंसस 2027 है इसका जो डेटा आएगा, इसके बेसिस पे जो डिलिमिटेशन होगा, इसके बेसिस पे जो डिलिमिटेशन होगा, उस बेसिस पे जो विमेन रिजर्वेशन मिलने वाला है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% जो रिजर्वेशन मिलने वाला है उसकी सीट्स डिसाइड होंगी। ओके, तो डिलिमिटेशन क्या होता है कि भाई जितनी भी आपकी टेरिटरीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको रीड्रॉ करा जाएगा कि इस एरिया में कितना लोग होते हैं, तो उस हिसाब से कितने एमपी होंगे, एमएलए होंगे। तो जो रिजर्वेशन होगा विमेन रिजर्वेशन सीट्स का, वो जो पर्टिकुलर ये सेंसस करा जा रहा है उसके बेसिस पे जो डिलिमिटेशन होगा उस बेसिस पे करा जाएगा। तो इसलिए सेंसस 2027 इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी ये जो गवर्नमेंट है इसने डिले इतना सेंसस के लिए इसलिए ही करा है बिकॉज आपका जो नॉट जस्ट
जस्ट विमेन रिजर्वेशन, बट आपका जो सीट्स का रीड्राइंग होगा कि हमने 1971 से जो लोकसभा की सीट्स है वो इंक्रीज नहीं करी हैं, और जो हमने डेट डिसाइड करी थी वो ये थी कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो जो ये सेंसस 2027 ये क्या हो चुका है, दिस हैज बिकम द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, जिस बेसिस पे मैं सीट्स का डीलिमिटेशन कर सकता हूं। तो अब यहां पे गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी उसको भी समझिए कि ये 2027 तक डिले क्यों करा है, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड कि ये सेंसस 2026 के बाद हो, क्योंकि अगर ये सेंसस 26 से पहले हो जाता तो जो डीलिमिटेशन है वो किस बेसिस पे होता, सेंसस ऑफ 2031 में सेंसस इनिशिएट होता, 32 33 तक डेटा आता, तो 2035 तक जाके वो पर्टिकुलर डीलिमिटेशन हो पाता। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मार्टली क्या करा, इस सेंसस को 1-2 साल और डिले कर दिया, सो दैट सेंसस जो है वो 2026 के बाद हो, जिस बेसिस पे हम डीलिमिटेशन कर पाए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल लगेगी और आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से भी डिसीजंस लेती है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 3 डिवोटीज किल्ड, ओवर 50 इंजर्ड इन मॉर्निंग स्टैम्पेड नियर चैरियट्स ड्यूरिंग रथ यात्रा इन पुरी। तो एक बहुत ही एक और ट्रेजेडी हुई है आपकी। आज के टाइम में रोज हर दूसरे दिन हमें ट्रेजेडी सुनने को मिलती रहती है, और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, दीज आर मैन मेड डिजास्टर। और मैन मेड डिजास्टर की खास बात ये होती है कि सारे जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाए। एंड यहाँ पे इंडिया में ये कुछ साल से बहुत कॉमन हो चुका है कि रिलीजियस प्रोसेशन के टाइम में कहीं ना कहीं मिसमैनेज होता है, वहां पे स्टैम्पेड हो जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उस वजह से स्टैम्पेड होता है और उस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और यूजुअली ये नंबर जो होता है ये अंडर रिपोर्टेड होता है, यहाँ 3 बताए हैं, वी डू नॉट नो कितने लोगों की डेथ हुई होगी। सेम हैड हैपेंड इन द महाकुंभ, जो इस साल की, अब हमारी मेमोरी देखिए कितनी छोटी है, अभी 6 महीने पुरानी बात है जब आपका महाकुंभ चल रहा था और उसके अंदर में प्रयागराज में भी इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। एंड वन ऑफ द रीजन वाज कि यस ओवर क्राउडेड हो गया था, ओवर कैपेसिटी थी, बट अगेन क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर है, क्या नेचर रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, या मैन मेड डिजास्टर है? तो यहां पे अगर हम उसे मैन मेड कह सकते हैं तो हर कोई सा डिजास्टर जो मैन मेड होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है, वहां पे उसके लिए प्रिकॉशन करे जा सकते हैं। और अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अंदर में यही न्यूज आ रही है कि जो पर्टिकुलर पुलिस थी, जो पर्टिकुलर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी थी या कहीं पे कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्लॉ रह गया था। आप ये कभी भी एक्सक्यूज नहीं देंगे कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। यू हैव टू एक्सपेक्टेड, आपको उससे भी ज्यादा के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यहाँ पे जब तक हम अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स नहीं करेंगे ये इंसिडेंट आपके होते रहेंगे। ओके, तो जब भी आप भी, आपके फैमिली वाले भी कभी किसी इस टाइप की किसी बहुत बड़े रिलीजियस फेस्टिवल में जाए तो उनको बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। दे शुड मेक श्योर कि वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि अगर वो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई ट्रेजेडी हो सकती है। इसके लिए कोई भी ब्लेम करने लायक नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू नो कि आपको आपकी खुद की सिक्योरिटी खुद को करनी पड़ेगी। ओके, तो यहां पे हम ये पूरी रथ यात्रा जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो रथ यात्रा में कितनी डेथ हुई, हाउएवर सेड इट माइट भी, कितने इंजर्ड हुई, ये सब क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, बट बिकॉज जगन्नाथ रथ यात्रा आपके न्यूज में है तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री का क्वेश्चन, उससे कनेक्ट करता हुआ कुछ टेंपल का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम जगन्नाथ टेंपल और रथ यात्रा के बारे में जो उसकी हिस्ट्री है, उसके जो कुछ कल्चरल पीसेस हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो पहला तो सिंपल सीधा क्वेश्चन बनता है कि जगन्नाथ टेंपल जो है वो कहां पे है, तो वो पुरी उड़ीसा के अंदर में है आपका। तो पुरी भी पूछ सकता है, उड़ीसा भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पुरी उड़ीसा के अंदर में कौन सा फेमस टेंपल है, और 3-4 ईस्ट के ही, ईस्टर्न साइड के आपको टेंपल बता दी जाएंगे और फिर आपको उसमें से उसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये आपका जो जगन्नाथ टेंपल है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 4 धाम ऑफ हिंदुइज्म। तो 4 धाम जो उत्तराखंड में वो अलग है और 4 धाम हिंदुइज्म के हैं वो अलग है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ वो भी हिंदुइज्म की माने जाते हैं, बट वो आपके नॉर्थ इंडिया के हैं। बट इसके अलावा शंकराचार्य ने भी 4 आपके धाम 4 कॉर्नर्स में सेटअप करे थे, जिसमें से एक जो धाम है आपका वो है आपका ये जगन्नाथ टेंपल। जगन्नाथ टेंपल। तो अब आपका काम सिंपल सा ये करना है, ट्राई टू फाइंड आउट कि ये 3 धाम कौन से हैं।
ठीक है। अब मैंने आपको इनकी लोकेशन भी बता दी, एकदम नॉर्थ मोस्ट कॉर्नर, यहाँ का आपका वेस्ट मोस्ट कॉर्नर हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये तो अंडर वाटर ही है। ओके, एनीवे, तो मैंने आपको इनफ हिंट दे दिए। ट्राई टू फाइंड आउट कि जो 4 धाम ऑफ हिंदुइज्म है, या आपके उत्तराखंड के अलावा वाले जो 4 आपके एरियाज में है, शंकराचार्य ने इनको डिनोट करा था, ये कौन कौन से 4 धाम है। ओके, अब इस टेंपल के बारे में बताया हुआ है, कब बनाया था, 12th सेंचुरी का ये टेंपल है। किस किंग ने बनाया था, तो इनका नाम है किंग अनंत वर्मन चोडगंगा देव। ठीक है, तो अनंत वर्मन एक साथ था। व्हाट आई डू इज कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि कोई भी लंबा नाम हो उसके पार्ट्स डिवाइड करिए। जैसे अनंत एक वर्ड हो गया, एक वर्मन एक वर्ड हो गया, फिर एक चोड़ा एक वर्ड हो गया और एक गंगा वर्ड हो गया और देव। तो अनंत वर्मन चोड़ा गंगा देवा, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, ये जो ए होते हैं ये एंड में साइलेंट होते हैं, अनंत है ये। ठीक है, तो हमेशा इंग्लिश में जब हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एंड में होता है, बट वो साइलेंट होता है। ओके, तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का नाम था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। उसका ये किंग था 12th सेंचुरी में। इन्होंने जगन्नाथ टेंपल बनाया था। किसके लिए, नाम में ही है जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ, जो एक बेसिकली इनकार्नेशन माना जाता है लॉर्ड विष्णु या कृष्णा का। ओके, विष्णु या कृष्णा का। हाँ, और अगर आपने कभी कोई पर्टिकुलर उसकी फोटो देखी है वहां के आइडल की, तो उस आइडल के साथ 2 आइडल और होते हैं, जो हैं आपके सुभद्रा जो उनकी बहन है, और आपके बालभद्र। ओके, बालभद्र जो उनके भाई हैं, कृष्ण के भाई मान लीजिए, या जगन्नाथ के भाई बालभद्र और उनकी सिस्टर सुभद्रा। तो आपने अगर लॉर्ड कृष्णा की कोई भी स्टोरी सुनी है तो उसके अंदर में उनका भाई और एक उनकी सिस्टर है जो यहाँ पर है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर टेंपल है इसको मैनेज कौन करता है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर ट्रस्ट जो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, उड़ीसा गवर्नमेंट का ही ट्रस्ट है, यानी ये टेंपल उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर में आता है और इसको रन करती है यहाँ का ये जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द उड़ीसा गवर्नमेंट। ओके, और इसी वजह से बहुत बार ये डिमांड भी आती है कि जो जगन्नाथ टेंपल एक गवर्नमेंट के अंदर क्यों है, ये एक हिंदूज के अंदर में होना चाहिए, एक प्राइवेट अलग ट्रस्ट के अंदर में होना चाहिए, एक रिलीजियस ट्रस्ट के अंदर में होना चाहिए। जस्ट लाइक इंडिया के अंदर में जो मॉस्क होते हैं या चर्चेज होते हैं या गुरुद्वारे होते हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आते हैं। ओके, इसके बाद आगे मूव करते हैं कि रथ यात्रा का कंसेप्ट क्या है। तो ये आपका एक चैरियट फेस्टिवल होता है, इस टाइप के 3, ये आपको जो टेंपल से दिख रहे हैं ये एक्चुअल में पूरे रथ हैं और ये फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट जाते हैं। ओके, तो ये जाते हैं गुंडीचा टेंपल जो 3 किलोमीटर अवे है। तो इधर आपका जगन्नाथ टेंपल, उसे 3 किलोमीटर की पूरी रथ यात्रा निकलती है और गुंडीचा टेंपल जो है, जो इनके मौसी का घर माना जाता है, वहां तक ये पर्टिकुलर जाती है। तो उसमें ये जो 3 पर्टिकुलर आपके चैरियट्स हैं, इनको जून जुलाई में, अभी करंटली आपका ये पर्टिकुलर पीरियड ही चल रहा है। आषाढ़ हिंदी का जो मंथ होता है, हिंदी में 12 महीने जो है, उसमें आषाढ़ जो महीना होता है उसमें ये पर्टिकुलर आपका चैरियट फेस्टिवल करा जाता है, जहां पे आप लॉर्ड जगन्नाथ या जगन्नाथ टेंपल से आप गुंडीचा टेंपल की तरफ इस रथ यात्रा को लेके जाते हैं। तो ये जाते हैं, 15 दिन के बाद ये वापस आते हैं। ठीक है, तो 3 मासिव वुडन चैरियट्स होते हैं पुल्ड बाय 1000 ऑफ डिवोटीज और इनको आप रोप के थ्रू करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है इन पर्टिकुलर चैरियट्स की, कि इस पर्टिकुलर चैरियट के अंदर में हम कोई भी मेटल पीस नहीं करते, टोटली पूरा का पूरा वुड से बना हुआ होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड में वो भी आ जाएगा। द रिटर्न जर्नी इज कॉल्ड बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा इज बेसिकली रिटर्न जर्नी हो जाती है उसमें। उसके बाद जो रिचुअल होता है फाइनली उसे सुनाबीशा कहा जाता है, जिसके बाद इनको गोल्ड ऑर्नामेंट से सजाया जाता है। ओके, और एक पर्टिकुलर स्टोरी यह है कि बिकॉज भगवान इतना ट्रैवल करके आते हैं, उनका स्नान होता है, इस वजह से वो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज जो होते हैं यात्रा के, उसमें जो पर्टिकुलर टेंपल होता है वो आपका बंद रहता है, क्योंकि भगवान बीमार है तो उनकी वहां पे इलाज चल रहा होता है। तो इस तरह का भी यहाँ पे कंसेप्ट है। ओके, ओरिजिन कब का है, तो 800 ईयर ओल्ड ओरिजिन है। जगन्नाथ को यूनिवर्सल डीटी माना जाता है, सबका भगवान माना जाता है। एंड इसमें वैष्णवाइट, शैवाइट, शक्ति और ट्राइबल एलिमेंट सबके सब इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। तो नॉट जस्ट कि एक ही पर्टिकुलर आपके संप्रदाय के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शैवाइट भी, वैष्णवाइट भी, शक्ति भी, ट्राइबल एलिमेंट सब इसके अंदर में है। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं, गुंडीचा टेंपल जो है उनकी मौसी का घर माना जाता है, मासी बारी ये भी बोला जाता है गुंडीचा टेंपल को। और उसके बाद में वो वापस से यहाँ पे आते हैं। एंड एक इसके साथ एक स्टोरी ये भी अटैच्ड है कि रथ यात्रा इसलिए भी निकाली जाती है क्योंकि जो टेंपल का इनर सेंक्टोरम है, इनर पार्ट है, उसमें तो नॉन ब्राह्मण्स कोई एंट्री नहीं है, चाहे आप हिंदूज हो। और टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर में जो अपर कास्ट है या सिर्फ ब्राह्मण्स हैं और अपर कास्ट है, सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री अलाउड थी, लोअर कास्ट को एंट्री भी अलाउ नहीं थी। तो ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है, इसमें ये बिलीव है या ये इसके पीछे मैसेज ये भी था कि जो आपके नॉन अपर कास्ट हैं वो भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि उनकी बीमारी, ऑल्दो इट्स नॉट समथिंग जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए आज के टाइम में, कि वो जो उनको जो सिकनेस होती है वो इसीलिए होती है कि
उनके ऊपर पे भी गलत नजर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है लोअर कास्ट लोगों की, इस वजह से वो बीमार हो जाते हैं, उनको नजर लग जाती है। ओके, तो ये सब एक हमारी माइथोलॉजी का पार्ट है। आई थॉट आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये है जो चैरिट है, हर साल नया बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि वही बार बार आपका चैरिट चल रहा है, हर साल नया बनाया जाता है। कौन सी वुड यूज करी जाती है? एक स्पेशल नीम वुड होता है जिसको दारू ब्रह्मा बोला जाता है। ओके, तो उस वुड का नाम क्या है जिससे ये टेंपल आपका चैरिट बनाया जाता है? उसका नाम है दारू ब्रह्मा। ओके, कोई भी नील मेटल यूज नहीं करा जाता, पूरा का पूरा जो वैदिक आपकी बुक्स हैं उनकी गाइडलाइंस के बेसिस पे इस पर्टिकुलर चैरिट को यहां पे बनाया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा रिगार्डिंग चैरिट। ओके, अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो आपके इस आज के जो एडिटोरियल्स हैं हिंदू न्यूज़पेपर के खासकर, वो बहुत अच्छे आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं। आप एडिटोरियल्स प्लीज एडिटोरियल्स को रोज से जितना हो सके उनको रोज रीड करिए। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट लगता है उनको आपको रीड जरूर से करना है। ओके, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल आया है, दिस इज इन रिगार्ड टू द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, बिकॉज आपके जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई 2024 को आपके इंप्लीमेंट हो गए थे। तो आज 1 जुलाई 2025 है कल से आपकी, तो उसके 1 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है, उनको अप्लाई करने के अंदर में क्या क्या नए एडिशन करे गए हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या बेटर किया जा सकता है, उन सबको लेके ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपका आया है। ओके, तो ये आर्टिकल तो आप भी रीड कर लेंगे। आई थॉट कि इसका बैकग्राउंड भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, कुछ बातें मैं इस आर्टिकल की आपकी यहां शेयर करूंगा। बाकी प्लीज आपके पास ये आर्टिकल है तो दोनों में इस टाइप का एक आर्टिकल आया तो आप उसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं। तो ओरिजिनली जो हम क्रिमिनल लॉज यूज कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे और 3 मेन लॉज थे कॉलोनियल एरा के। पहला था इंडियन पीनल कोड जिसमें सारे सब्सटेंटिव लॉ या आपके जो क्राइम्स हैं, ऑफेंसेस हैं वो मेंशन है। नेक्स्ट था आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सीआरपीसी, एज द नेम सजेस्ट में प्रोसीजर गिवन है जो कोर्ट में करा जाएगा। एंड थर्ड इज इंडियन एविडेंस एक्ट। इस प्रोसीजर के दौरान कौन कौन से एविडेंस आप दिखा सकते हैं और कौन कौन से एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, विटनेस की टेस्टिमनी कैसे ली जाएगी, कौन सी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल है, किस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जा सकती है, ये सब आपके क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट के अंदर में मेंशन्ड है। अब ये जो पर्टिकुलर आपके लॉज हैं इनके नाम में कॉलोनियल एरा लिखा हुआ है, तो ये आज के हिसाब से माना जाता है कि ये इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस अमेंडमेंट की जरूरत थी और इनको थोड़ा इंडियनाइज करने की जरूरत थी और इसीलिए गवर्नमेंट ने 2023 में आकर इन तीनों लॉज को रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो पहले एक कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाई गई थी अंडर द फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू दिल्ली। ओके, कमेटी बनाई गई थी अंडर फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली। तो नाम तो मैं बता नहीं रहा हूं आपको वो, क्योंकि मैंने आपको इतना हिंट दे दिया कि वो फॉर्मर वाइस चांसलर भी हैं। आप इजीली फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सिंह है सरनेम, तो ट्राई टू फाइंड आउट कमेटी का हेड कौन था जिन्होंने न्यू क्रिमिनल कोड्स को बनाने में हेल्प करी है। तो यहाँ पे जो आपकी 3 कॉलोनियल एरिया के क्रिमिनल कोड्स थे या लॉस थे, इनको अब हमने यहाँ पे रिपील कर दिया, मतलब ये अब खत्म हो चुके हैं और नए लॉस आ चुके हैं। और वो 3 लॉस कौन से हैं? तो जो 3 लॉ है वो ये 3 हैं। आईपीसी को रिप्लेस करा है हमने बीएनएस के साथ, भारतीय न्याय संहिता के साथ, तो हमने नाम भी इंडियनाइज करे हैं। हमने सीआरपीसी को यहाँ पे रिप्लेस कराया विद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और थर्ड है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को मैंने रिप्लेस करा है विद भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ में। तो ये जो तीनों आपके लॉज हैं, ये तीनों लॉज आपके नोटिफाई करे गए थे ऑन December 25, 2023। तो इसलिए इनके पीछे ईयर 2023 है। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, जिस दिन एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, उस दिन से वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है। एक्ट इन्फोर्सिबल होता है उस डेट से जिस दिन नोटिफिकेशन, जो डेट नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो इन पर्टिकुलर लॉज को जब यहां पे नोटिफाई किया गया तो उसमें लिखा हुआ था कि जो पर्टिकुलर डेट्स, ये जो पर्टिकुलर लॉज हैं, ये इनफोर्स आएंगे ऑन July 1, 2024। तो आपके लिए कुछ 2-3 डेट्स इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। एक तो डेट है ये December 25, 2023, एक डेट है आपकी July 1, 2024। ये तो दिन है जिस दिन आपका जो बिल थे ये एक्ट बने आपके। एक आपको इन तीनों के ईयर्स भी याद होने चाहिए।
ओके यहां गलती मत कर देना, ये 1973 है ना कि 18, क्योंकि 1973 में भी इसको अमेंड करा गया था बहुत अच्छे से। इन एनी केस हमने फिर से इनको करा है, तो इन तीनों के ईयर इनका तो 23 है ही, इसके अलावा दिसंबर 25 को ये नोटिफाई हुए थे और इन फोर्स आए हैं जुलाई 1, 2024 से। तो ये जो पर्टिकुलर डेट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए भी, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि अगर क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है लीगल रीजनिंग के अंदर पे, सिर्फ इसी के ऊपर पे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का एप्लीकेशन कैसे होगा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो भी इस साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एनीवे, तो ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं जिनको हमने इनसे रिप्लेस करा है। ओके तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि इसका ग्राउंड लेवल के ऊपर पे इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो अब इनका इंप्लीमेंटेशन जो है, बिकॉज हम डिजिटलाइज कर रहे हैं तो सारा का सारा जो पार्ट है वो होता है CCTNS के थ्रू। इसका फुल फॉर्म क्या आपको पता होना चाहिए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, CCTNS का भी फुल फॉर्म होना चाहिए। तो जैसे नाम से भी आप समझ सकते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कोई क्राइम कहीं पर भी कमिट हुआ इंडिया में, जो भी उसके अंदर में एक्यूज्ड है, फिर उसके बाद में उसका पूरा जो ट्रायल हुआ है, उसके बाद में किसको गिल्टी करा गया, एक्यूट करा गया, वो सारी इंफॉर्मेशन CCTNS के ऊपर पे जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनको एंटर करनी पड़ती है। कोर्ट रिकॉर्ड जो होते हैं उनको एंटर करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारे पास एक क्राइम का और एक क्रिमिनल्स का पूरा एक डेटा सेट जो है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी जो CCTNS है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है ICGS का, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ICGS एक ब्रॉड पूरा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर में CCTNS एक स्पेसिफिक पार्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इज आपकी जो FIRs हैं वो डिजिटली रजिस्टर हो सकती हैं और वो सारा डेटा कहां जाता है, CCTNS पे जाता है। तो अगर कोई पुलिस पर्सन या कोई इसमें कहीं पर भी किसी की कोई गलती होती है तो वो आपके CCTNS पे आप विजिबली शो कर सकते हो। इसके अलावा हमने यहां एक ऐप भी बनाई, ई-साक्षी ऐप, जिसके थ्रू आप डिजिटली कैप्चर और एविडेंस को प्रिजर्व भी कर सकते हो इन रियल टाइम विद लोकेशन एंड टाइम स्टैम्प। तो जो कोई पुलिस है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो ई-साक्षी ऐप को ओपन करी, लेट्स से वो क्राइम स्पॉट पे, तो वहीं पे वो फोटो ले सकती है, वीडियो बना सकती है और वो सारा का सारा लोकेशन और टाइम स्टैम्प हो जाएगा। मतलब टाइम क्या है वो भी उसी ऐप में होगा और जो लोकेशन है वो भी इसमें होगा। तो रियल टाइम में जो आपके एविडेंस है वो एविडेंस टेकिंग करी जा सकती है। तो इसको फज कर पाना, इसके अंदर में टेम्परिंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा न्यू फीचर्स कौन कौन से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, क्योंकि प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, जैसे कि अब भी जब पुलिस कोई क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसकी वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, स्पेसिफिकली इन हीनियस क्राइम। तो जैसे रेप के, मर्डर के, जो आपके बड़े बड़े क्राइम्स हैं उन सब में मैंडेटरी वीडियोग्राफी कंपलसरी है। दूसरा है जो भी ऐसे क्राइम सीन होगा उसका इंस्पेक्शन नेसेसरी है कि वो फॉरेंसिक साइंस लैब एक्सपर्ट के थ्रू हो। तो सिर्फ पुलिस नहीं जाएगी, उनके साथ में एक फॉरेंसिक साइंस लैब का एक एक्सपर्ट भी होगा और वो इंस्पेक्शन साथ में करेगा, सो दैट कि कोई साइंटिफिक एविडेंस है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो या उसके साथ टेम्परिंग ना हो। या कई बार पुलिस वाले भी इतना ध्यान नहीं रखते हैं और वो जो क्राइम सीन होता है उसी के अंदर में अपने शूज लेके चले जाते हैं और वहां पे वो जो पर्टिकुलर एविडेंस होते हैं उनको वहां पे टेम्पर या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, ऑडियो विजुअल एविडेंस है वो परमिटेड हैं आपके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर में। पहले सिर्फ और सिर्फ रिटर्न में अलाउड होता था। प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस टेस्टिमनी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो पहले क्या था कि जो विटनेस है उसको कोर्ट में आना कंपलसरी होता था, पुलिस स्टेशन आना कंपलसरी होता था। अब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार हमें झमेले में नहीं पड़ना, बार बार कोर्ट में बुलाया जाएगा, पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, कौन ये माथापच्ची करे, मेरा इस केस से लेना देना भी नहीं है। बट अब क्या है, उस चीज को भी ईजी करा जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पे कोई रेप सर्वाइवर है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो 7 डेज के टाइम लिमिट के अंदर में आपको कंप्लीट करके देनी है। 7 डेज के अंदर में तो आपको करना ही है टेस्ट, प्लस 7 डेज के अंदर में वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आपको फॉरवर्ड करनी है। एंड लास्ट इज आपके जो पर्टिकुलर हैश वैल्यूज हैं और सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑटो जनरेट हो जाएंगे टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं कि वो एक्चुअल में सही हैं या वो फेक तो नहीं है। तो हैश वैल्यूज और सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको आप ऑनलाइन भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनको वेरीफाई करवा सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फिजिकली उस लैब के पास में जाना पड़े। तो इस तरीके से भी आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन है। ओके, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है बिकॉज सब कुछ वीडियोग्राफ करा जा रहा है, साइंटिफिक एक्सपर्ट
अलर्ट वहां पे रहेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अब अकाउंटेबल हो गए, तो आप समझ पा रहे होगे कि क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी जा रही है। डिजिटल एविडेंस जो है वो टेम्परिंग और फॉल्स डिनायल को यहाँ पे की विटनेस पहले तो बोला था और फिर मुकर जाए, वो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अब सब कुछ डिजिटल एविडेंस भी एक्सेप्ट करा जा सकता है और पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा अगर सर्च एंड सीजर इस तरीके से करे जाएंगे। बट कुछ चैलेंजेस में, और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि एक तो हमने अभी तक क्या है, पुलिस ऑफिशियल्स को, कोर्ट के जजेस को, कोर्ट के स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करा है, तो उनका क्या है, अभी भी जो विश्वास है इन एविडेंस पे, डिजिटल एविडेंस पे, वो उतना नहीं है। तो दे वुड डिमांड कि हमें पेन ड्राइव के अंदर में ये एविडेंस चाहिए, हम डिजिटली या वेबसाइट पे जाके इसको एक्सेस नहीं करेंगे, ऐप के थ्रू नहीं मानेंगे। दूसरा क्या है कि पुलिस स्टेशन के पास में भी इनसफिशिएंट डिवाइसेस हैं, तो एज ऑफ नाउ एक एक डिवाइस तो हर पुलिस स्टेशन पे अवेलेबल है, बट एक ही है। तो मान लो कि किसी दो लोगों को कोई डिफरेंट केसेस पे करना है, तो दे हैव टू वेट कि ये पर्टिकुलर डिवाइस फ्री हो जाएगा तभी मैं उस पर कर सकता हूं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जस्टिस सिस्टम का वो डिले होता जा रहा है। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां उनको हम पहले यहां पे फिनिश करें। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, व्हाई इज द ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डीलिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत सारों को तो शायद यही नहीं पता होगा कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको लिस्ट किया जाता है और डीलिस्ट भी किया जा सकता है। और यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग अगर आपने वर्ड नहीं सुना है तो ये एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन वर्ड ही है। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन की ही बात करी जा रही है कि रजिस्टर्ड है तो लिस्ट में है, नहीं है तो डी लिस्ट हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर रहा है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज आप इतना इजी नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डीलिस्ट कर सको, बिकॉज वैसे तो डीलिस्टिंग की पावर, डी रजिस्टर करने की पावर ईसीआई के पास में नहीं है। ओके, तो एज पर आपका जो लॉ है उसमें कहीं पर भी ये पावर गिवन नहीं है। तो ये पावर उसको लिमिटेड वे में मिलती है, और कहां से मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से मिलती है। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई कि वेदर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज पावर टू डीलिस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या डी रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी, सो आंसर वुड बी नो, बट लिमिटेड स्केल में मिलती है। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को हम समझेंगे कि ईसीआई यहां पे डीलिस्टिंग क्या कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज की, और ये पूरा का पूरा इश्यू क्या है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के अंदर में इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, जिसके अंदर बनी है उसी टाइप की बॉडी। लॉ के अंदर बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट और लॉ एक ही बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में बनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तो आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बॉडी बनाई गई है, और इसी के पास में पावर है पॉलिटिकल पार्टीज को कंटेस्ट करने की, अलाउ करने की, प्रोवाइडेड कि वो इनके साथ में रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है तो उसको डीलिस्ट करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाना, उसको रन करना, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आर्टिकल 19(1)(c) पढ़ोगे, तो उसमें आपका एक राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसके अंदर में राइट टू फॉर्म जो एसोसिएशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। इसके बाद आपका सेक्शन 29A है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे होगा इलेक्शन कमीशन के साथ, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 29A के अंदर में ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस गिवन है। तो यहाँ पे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना होता है तो उसको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, और उसको एक पर्टिकुलर ओथ लेनी पड़ती है, एक ओथ लेनी पड़ती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमेशा मानेगा, दैट पॉलिटिकल पार्टी बिलीव्स इन सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये इसमें बिलीव करते हैं। एंड थर्ड इज दे वुड ऑलवेज अपहोल्ड, द पार्टी वुड ऑलवेज अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी इन पर्टिकुलर बातों में नहीं मानती है, इसमें एलिजेंस डिक्लेयर नहीं करती है, तो वो रजिस्टर नहीं होगी, वो कंटेस्ट नहीं कर सकती है। एंड दैट इज वन रीजन कि आपके जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं कश्मीर के, वो कभी भी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाए आपके बाद में 1990s के बाद में, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और इन सब प्रिंसिपल्स को मानने को रेडी नहीं थे। ओके, तो यहां पे ये एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन रिक्वायरमेंट को मानती है तो वो रजिस्टर हो जाती है, और नाउ इट इज फिट टू कंटेस्ट इलेक्शन। और उस बेसिस पे हम पॉलिटिकल पार्टीज को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला तो वो पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकॉग्नाइज्ड हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिनको RUPP भी कहा जाता है, कि रजिस्टर्ड तो हो चुकी है बट अभी रिकॉग्नाइज नहीं है। अभी रिकॉग्निशन क्या ये भी हम समझेंगे। ओके, तो रजिस्टर्ड मतलब कि आप ईसीआई के रजिस्टर हो चुके हो और
अब आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो एज ऑफ May 2025 देयर आर 2800 RUPPs। तो इतनी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अराउंड 2800 है। बट यहाँ पे डेटा क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 24 लोकसभा इलेक्शन देखूं तो उसमें से सिर्फ 750 आउट ऑफ 2800 सिर्फ 750 पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज ने कंटेस्ट किया था। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करा, एक भी कैंडिडेट आपका आया ही नहीं। ओके, तो ये सब है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज। तो ये अनरिकॉग्नाइज और रिकॉग्नाइज क्या होता है? तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो उनको एक एडेड रिकॉग्निशन मिलता है विच इज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इतनी बड़ी, उसका परफॉर्मेंस, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि वो एक नेशनल लेवल की पार्टी, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में उसके वोटर्स रहते हैं, उसको अलग अलग जगह सीट मिलती है, तो उसको एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक स्टेट या एक या दो स्टेट में लिमिटेड है तो उस पर्टिकुलर केस में वो एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, तो दो टाइप से डिफाइन हो सकता है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड देन यू हैव रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो या स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि इनके जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अगर कल इलेक्शन फाइट करना चाहो तो आप जो हाथ का सिंबल है, जो कांग्रेस का है, जो लोटस है, जो बीजेपी का है, वो आप यूज नहीं कर सकते हो। तो कोई भी जो सिंबल जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व हो जाता है। उसके अलावा और भी बेनिफिट होता है, फ्री ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट्स की आप DD1 के ऊपर पे, ऑल इंडिया रेडियो पे आप अगर अपना कोई मैसेज देना चाहो तो आप वहां दे सकते हो। और कोई बाकी के इलेक्शन रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं, स्टार कैंपेनर्स के, आपके और आपके जो क्या बोलते हैं, आपको जो इलेक्टोरल रोल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इस टाइप के कुछ आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कैसे डिसाइड होता है? आपका जो प्रीवियस इलेक्शन रहा है उसमें आपका परफॉर्मेंस का उस बेसिस पे आपको ये रिकॉग्निशन मिलता है। ओके, तो ये दो हो जाएंगे। अब यहां पे ये समझिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी 750 पार्टीज ने पार्टिसिपेट करा, तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनी है? तो हो सकता है कि कुछ पार्टी जनरली फाइट करना चाहती हो, बट या तो उनके पास फाइनेंस नहीं थे या फिर उनको लगा कि अभी जल्दबाजी होगी, वी आर नॉट रेडी, हम फालतू में हार जाएंगे, हमारी जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी मनी है, डिपॉजिट अर्नेस्ट मनी है, वो भी यहाँ पे मेरी सीज हो जाएगी। तो इसलिए दे डिसाइड कि हम फ्यूचर में इलेक्शन जब हमारी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी तब कंटेस्ट करेंगे। बट बिकॉज उनको और भी बेनिफिट मिलते हैं, इसलिए कई लोग क्या करते हैं, शेल आपकी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, खाली है, बट उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिससे उनको ये बेनिफिट मिल जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो होता है जिस वजह से आपके पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन कराती हैं वो है कि वो डोनेशन के लिए उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए। तो यस, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं और वो रजिस्टर करा लेते हैं तो आपके पास में जो डोनेशंस आते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोई टैक्स पे नहीं करती है, उनके पास जो डोनेशंस आते हैं वो अंडर 13A में टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं। और जो पर्सन वो पर्टिकुलर डोनेशन कर रहा है उसका भी जो पर्टिकुलर इनकम है वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो इसलिए भी अपने टैक्स के पैसे को टैक्स बचाने के लिए वो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन इलेक्शन सिंबल मिल जाता है, ये तो हम कर चुके हैं, 20 स्टार कैंपेनर्स। दूसरा, वो डोनेशंस ले सकते हैं अबाउट 2000 ओनली वाया चेक और बैंक ट्रांसफर के थ्रू। बट अदरवाइज जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो 20,000 तक का यहाँ पे कर सकती हैं। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो 2000 रुपीज तक का डोनेशन इन कैश भी ले सकते हैं। तो क्या है, मैं जितना भी मेरे पास डोनेशन आ रहा है उसको डिवाइड कर दूंगा कि 2000 रुपीज के 1999 रुपीज के इतने डोनेशन आए, बट 2000 अबव है तो चेक या बैंक ट्रांसफर के थ्रू भी करा जा सकता है। और मेरे को सिर्फ डिस्क्लोज कब करना है, जब डोनेशन 20,000 का अबव है। तो एक सिंगल चेक मुझे 20,000 से ऊपर का रहा है तो मुझे इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोज करना है कि ये 20,000, 25,000, 50,000 रुपीज मुझे इस पर्सन ने दिए हैं। अदरवाइज मुझे डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, अब पावर्स क्या है? तो रजिस्टर कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये दो पॉइंट्स तो हम कर ही चुके हैं। तीसरा, इलेक्शन सिंबल्स का एलोकेशन भी यही करता है आपका। फोर्थ इज मॉनिटर कंप्लायंस विद फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल बेयरर्स एक्सेट्रा, तो ये सब करा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये डी लिस्ट या डी रजिस्ट्रेशन कब कर पाता है RUPPs का? तो यहां पे आ जाता है कि मैंने आपको बताया कि वैसे वो डी रजिस्टर नहीं कर सकता है, बट कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो कर पाता है? तो ये एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी
कोई इलेक्शंस ही कंटेस्ट नहीं करती, यूजुअली पिछले 6 साल में उसने कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करा है। यानी कि यहां पे अजम्पशन किया जा सकता है कि शायद किसी और पर्पस के लिए, टैक्स एग्जम्पशन के लिए शायद इन्होंने पार्टी बनाई थी और इनका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा है, जो पर्टिकुलर इन्होंने लोकेशन दी थी, बिकॉज रिकॉर्ड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, तो फिजिकली उनके जो ऑफिस है वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी डीलिस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, तो यहां पे वो जजमेंट भी आ गया डी रजिस्ट्रेशन वाला, कि पार्टी ने अगर जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब फ्रॉड कमिट किया था कि भाई कुछ डिटेल्स गलत दी थी, या लेट से उन्होंने बोला हम एलिजियंस रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, बट एक्चुअल में उन्होंने नहीं करा है। पार्टी इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल, पार्टी नो लॉन्गर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके, जिस बेसिस पे तो बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स हैं जिसमें डी रजिस्टर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये 2002 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर। अगेन आपको सिर्फ यहां पे ये समझना है, जजमेंट का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बिकॉज फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, तो डी रजिस्ट्रेशन जो है वो इजी नहीं होता है। ओके, एनीवे, तो ये इनर पार्टी को इन्फोर्स नहीं कर सकता। और क्या इश्यूज है ईसीआई के साथ में? ट्रांसपेरेंसी इन कैंडिडेट सिलेक्शन की, भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स बना रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कह सकता कि अगर किसी के अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस हैं तो आप उनको नहीं करोगे। ये पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज वेरी सैड पार्ट, बट आपके जो वोटर्स हैं वो भी ऐसे कैंडिडेट्स को वोट कर देते हैं। ओके, एंड कैन नॉट इवन पेनलाइज पार्टीज दैट डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फॉर मेनी ईयर्स। तो पेनलाइज नहीं कर सकता है, ज्यादा क्या करेगा, डी रजिस्टर कर सकता है उस पर्टिकुलर केस के अंदर में। ओके, इश्यूज क्या होते हैं विद आरयूपीपीस, तो क्यों करना है इनको डी रजिस्टर? तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ लेटर पेड पार्टीज हैं, सिर्फ इन्होंने पेपर पे बनाई हुई है, पर्पस इनका कुछ और होता है, जैसे टैक्स एग्जेम्पशंस को, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को यहाँ पे मास्क करने की। ओके, तो टैक्स बचाने के लिए सबसे प्राइमरी रीजन टैक्स बचाना ही होता है यहाँ पे। लैक ऑफ रेगुलर अपडेट्स ऑफ ऑफिस बेयरर अकाउंट्स और एड्रेस रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बेनिफिट्स विदाउट एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये कुछ आपके इश्यूज हैं जो आप विजिबल हैं आपके आरयूपीबीस की वजह से, और इसलिए ईसीआई जो है इनको रेगुलरली विद टाइम टू टाइम डीलिस्ट करती रहती है। ऑब्वियसली इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, डीलिस्ट कर दिया, आप वापस रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 3 दिन बाद जाके, 4 दिन बाद जाके फिर से आपका वो पर्टिकुलर प्रोसेस हो सकता है। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं। ओके, इंडियन एक्सप्रेस की 1-2 न्यूज देख लेते हैं। अगेन आई सेड कि बहुत अच्छी न्यूज आई है। तो यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है यूएस का, और यूएस का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क बन रहा है यूएस की हिस्ट्री में। बिकॉज ये पर्टिकुलर जजमेंट क्या है, तो जस्ट लाइक वी हैव अ यूनिफाइड जुडिशरी इन इंडिया, यूएस के अंदर में यूनिफाइड जुडिशरी नहीं होती है, वहाँ फेडरल कोर्ट्स का सिस्टम अलग है, और आपका जो आपके स्टेट का कोर्ट सिस्टम है वो अलग है। अब जो फेडरल कोर्ट का सिस्टम है उसमें भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ओके, तो यूएस का जो जस्टिस सिस्टम है उसमें क्या है, सबसे नीचे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इससे आपको अपील करनी है तो आप कोर्ट ऑफ अपील्स में जाते हैं, ठीक है, और कोर्ट ऑफ अपील से आप जाते हैं सबसे ऊपर स्कॉटस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्कॉटस जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो ये जो स्कॉटस, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये तो आपका फेडरल लेवल यानी सेंट्रल लेवल के लॉस पे है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूएस के पार्लियामेंट ने, यूएस के कांग्रेस ने, वहां की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, उसने जो लॉ बनाए हैं उसका अगर कोई वायलेशन हो रहा है, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो इस कोर्ट सिस्टम में जाता है। ओके, और जो दूसरा है आपका, वो आपका स्टेट लेवल का है, जो आपके स्टेट लेवल पे, वहां पे क्या है, हर स्टेट का भी, जैसे टेक्सास है, कैलिफोर्निया, इनके भी अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अंदर में कोई लॉस बने हैं तो यहां पे अलग कोर्ट सिस्टम चलता है। तो यहां पे यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो ये नीचे के जजेस हैं, कोर्ट ऑफ अपील हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये फेडरल जजेस ही आपके, तो अगर इन्होंने किसी पर्टिकुलर केस में कोई जजमेंट दिया है, ओके, इन्होंने कोई जजमेंट दिया है, तो वो जजमेंट जो है वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होगा, नेशन वाइड अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ उन पॉलिटिकल वो सिर्फ उन पेटिशनर्स पे अप्लाई होगा जो उनके प्लेंटिव्स हैं, सिर्फ उन पे अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल ये इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहता है कि जो सिटीजनशिप है, बर्थ राइट, जो बर्थ सिटीजनशिप है यूएस में, आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इलीगली वहां पे आए थे, बट लेट्स से कि कोई मदर है जो इलीगली एंटर हुई है, बट उसका अगर बर्थ यूएस की जमीन पे हुआ है उसके बच्चे का, तो उसको वहीं की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय बर्थ। ओके, तो और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसको चेंज करना चाहते हैं कि बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा कि बाय बर्थ जो आपकी सिटीजनशिप है उसका जो पर्टिकुलर रूल है वो चेंज हो रहा है।
अब यहां पे इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ओके, बट यहां पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, दोनों में से एक पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट है, या लेट्स से कोई विजिटर है या जो अभी यूएस सिटीजन नहीं है पेरेंट्स में, तो अगर वो पर्टिकुलर पर्सन यहां पे उसका बच्चा यहां पे होता है, यूएस के अंदर में होता है, तो अब उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसा इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था। तो यहां पे जो ये कोर्ट ऑफ अपील्स हैं, इन्होंने क्या करा, डिफरेंट स्टेट्स ने अपील करी, तो डिफरेंट कोर्ट्स ने क्या बोला कि यहां पे जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये आपका एक इंजंक्शन लगाया जा रहा है इस ऑर्डर के ऊपर पे, और ये अप्लाई नहीं होगा ओवर द नेक्स्ट दिस मच पीरियड। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस जो उसने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि जो ये कोर्ट ऑफ अपील्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर पास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट में हो, जैसे यहां पे इन्होंने ये इंजंक्शन दिया है, ये यूनिवर्सल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये उन पार्टीज पे अप्लाई होगा जो कोर्ट के पास में आए हैं। तो इसका रिपरकशन क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे कोई इलीगल इमिग्रेंट है, वो जाता है कोर्ट के पास में कि ये मेरा बेटा है, इसका बच्चा, मेरा जो बच्चा है उसका बर्थ यहीं पर ही हुआ है और इसको यहाँ पे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज ये प्लेंटिव कोर्ट में आए हैं तो इनको तो रिलीफ मिल जाएगा, बट बाकी के जो लोग हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट है, जिनका बच्चा यहां बाय बर्थ यहां पैदा हो रहा है, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। यानी कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नेशनली अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उन प्लेंटिव्स पे होगा, यानी जो पार्टीज कोर्ट में आ रही है सिर्फ बेनिफिट उनको मिलेगा। तो यहां पे ये एक बहुत ही अलग तरह का जजमेंट दिया है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट ने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को लेके कोई जजमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ राजस्थान पे अप्लाई होगा, हाई कोर्ट का जजमेंट है तो भी, और बाकी की जो स्टेट्स हैं वहां पे अप्लाई नहीं होगा। या ऐसे भी मत सोचिए, ऐसे समझिए कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के पास किसी आर्टिकल 19 के वायलेशन को लेके जाता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ जो रिलीफ मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है, बाकी और किसी के साथ में अगर वायलेशन हुआ है उनका वायलेटेड ही रहेगा, और वहां पे स्टेट गलत भी नहीं है। या मुझे कोई राइट मिल रहा है तो राइट सिर्फ मुझे मिलेगा बिकॉज मैं कोर्ट के पास में हूं। तो जैसे मान लो कि क्लैट का यहां पे एग्जाम हुआ है आपका, और अभी रिसेंट केस भी था आपका कि कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे फाइल करा कि क्लैट के कुछ क्वेश्चंस गलत थे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैंसिल कर देना चाहिए और इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हमें सबको मिलने चाहिए। तो कोर्ट क्या कह रहा है कि बिकॉज आप लोगों ने एफर्ट्स लगाए हैं कोर्ट आने के, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए कैंसिल है, बट बिकॉज बाकियों ने नहीं करा है तो उनका स्कोर वैसे का वैसा रहेगा। तो कुछ इस टाइप का यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जजमेंट दिया है कि यहां पे नाउ कोर्ट ऑर्डर्स वुड अप्लाई ओनली टू द पार्टीज इन्वॉल्वड इन द केस, नॉट यूनिवर्सली अक्रॉस द कंट्री। ओके, तो ये है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जजमेंट। अब वहां पे आते हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का डिबेट क्या है यूएस के अंदर में। तो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 14th अमेंडमेंट है वो बर्थ राइट देता है, जो भी यूएस में बॉर्न हुआ है उनके पास बाय बर्थ सिटीजनशिप होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका पेरेंट्स का लीगल स्टेटस क्या, आप यूएस सिटीजन है, किसी और कंट्री के सिटीजन है, आप इलीगल इमिग्रेंट है, कुछ भी हो, आप अगर बर्थ आपका यूएस में हुआ है तो आप यहाँ के सिटीजन हो। और ट्रम्प का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जैसे प्रेसिडेंट ने इंडिया में ऑर्डर पास कर दिया, वो ये कह रहा है कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है ये आपका अब वैलिड नहीं रहेगा। ओके, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो पर्टिकुलर सिटीजनशिप है वो डिले हो जाएगी आपकी, और आपको एक कोर्ट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। तो यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस वे आल्सो कि अब हर किसी को, जिसका भी बर्थ हो रहा है, हर किसी को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में उसे रेमेडी मिलेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और जब तक वो डिसीजन आता है तब तक आपको इस तरीके से परेशान भी किया जा सकता है। ओके, तो ये तो है यूएस के रिगार्डिंग। बिकॉज यूएस का पढ़ रहे हैं, इंडिया का भी सिटीजनशिप देख लेते हैं एक बार का, जल्दी से देखेंगे बिकॉज हम कई बार कर चुके हैं। तो इंडिया में सिटीजनशिप के प्रोविजन कहां पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, पार्ट 3 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 5 to 11 उसमें गिवन है, और इसके बाद आपके पार्लियामेंट ने कहा था कि भाई आगे के जो लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो हमारे को आगे 1950 के बाद में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रोविजन है वो तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब तक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आपके आगे का लॉ क्या होगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। ओके, तो यहां पे एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको 4 तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। एक तो बाय बर्थ है, एक बाय डिसेंट है, एक बाय रजिस्ट्रेशन है और एक बाय नेचुरलाइजेशन है। तो 4 प्रोसेस होते हैं। पहला बाय बर्थ है, 2003 में हमने सिटीजनशिप अमेंड करा था, तो उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए। तो फॉर एग्जांपल जब शुरुआत करी थी हमने कहा कि जिनका भी बर्थ 1950 के बाद हुआ है इंडिया में उन सबको मिलेगी। तो ओरिजिनली हम भी बाय बर्थ दे रहे थे,
बट 87 में हमने अमेंडमेंट करा और हमने कहा कि 1950 से लेके जुलाई 1 1987 तक जो इंडिया में बर्थ हुआ, जिसका भी हुआ, वो सब सिटीजन बाय बर्थ है। इसके बाद हमने क्या करा था चेंज, 1987 से लेके 2004 पीरियड के अंदर में जो जिनका बर्थ हुआ है, दे वुड बी सिटीजन इफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज एन इंडियन सिटीजन। यानी कि यहां पे रिक्वायरमेंट हमने क्या कर दी कि बाय बर्थ में कंडीशन लग गई कि बाय बर्थ आपको मिलेगी, बट दो में से एक पेरेंट, चाहे मदर चाहे फादर, उनमें से एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ओके और अब हमने इसको भी चेंज कर दिया 2003 अमेंडमेंट के बाद कि अगर आपका बर्थ दिसंबर 3 2004 के बाद हुआ है, अगर आपका बर्थ इंडिया में दिसंबर 3 2004 के बाद हुआ है, तो आपको सिटीजन तभी मिलेगी जब एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट इज इंडियन सिटीजन एंड द अदर शुड नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, तो कंडीशन को मैंने और थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट कर दिया, क्या कि जो दो पेरेंट्स है, फादर या मदर, लेट्स से फादर इंडियन सिटीजन है, तो जो मदर है वो इलीगली इंडिया में एंटर होके इलीगल इमिग्रेंट नहीं होनी चाहिए, वो फॉरेनर हो सकती है बट वो लीगली वीजा पे इंडिया में आई है, तो आपके बच्चा जो है उसको इंडियन सिटीजन मिलेगी। तो बाय बर्थ हमें अब इस बेसिस पे सिटीजनशिप मिलती है, तो ये रिक्वायरमेंट है अब बर्थ के लिए। नेक्स्ट है बाय डिसेंट। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है, अब आप फॉरेनर में रहते हैं, तो आपके जो बच्चे हैं जो बाहर पैदा हुए हैं, अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हैं जो एक दो बताई हुई हैं, उस बेसिस पे आपको मिल जाएगी। थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन। तो हो सकता है कि आप इंडिया में पैदा नहीं हुए, आपके पेरेंट्स में नहीं हुए थे, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो या तो आपका बर्थ हुआ या आपके पेरेंट्स का बर्थ हुआ या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ इंडिया के अंदर में, बट अब आप चाहे बाहर रहते हो, तो आप किसी भी एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आपका जो पर्टिकुलर सिटीजनशिप है आपको इंडिया की मिल जाएगी। एंड फोर्थ इज बाय नेशनलाइजेशन, जो फॉरेनर्स के लिए होता है, तो कुछ कंडीशंस बनाई हुई है कि आप पिछले 11 साल से आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, आपको एक इंडियन लैंग्वेज आती है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपके अगेंस्ट आप इलीगली इंडिया में एंटर नहीं करें, आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इस टाइप की 5-6 कंडीशंस होती हैं। अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो एक कोई फॉरेनर भी जो है उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो आप एक बार इंडियन सिटीजन बन गए तो आपके जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट सिटीजन को मिलते हैं वो आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एक और तरीका होता है विच इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है और यहाँ पे भी मेंशन है कि लेट्स से कि कल पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही स्टेट बन जाए, तो जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन हैं वो अब इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है। नेक्स्ट इज कि अगर कोई अपनी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना चाहता है या गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट करना चाहती है, तो उसके क्या प्रोसीजर है। तो 3 तरीके होते हैं, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। रिनंशिएशन इज कि आप वॉलंटरी सरेंडर कर दो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एफिडेविट पे लिख के देना है कोर्ट में कि भाई मैं अपनी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप, इसको गिव अप कर रहा हूं, वॉलंटरी सरेंडर कर रहा हूं, मेरे पे कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं, बट आई एम नो लॉन्गर इंडियन सिटीजन। तो आप इंडियन रेसिडेंट तो हो गए, बट आपके पास सिटीजनशिप आपकी एंड हो जाएगी और आपके पास में कोई भी सिटीजन राइट नहीं रहेगा। सेकेंड इज टर्मिनेट कर दिया जाए। तो अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे आप यूएस की सिटीजनशिप ले लोगे, तो इंडिया की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सिंपली बिकॉज इंडिया में डुअल सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। तो रिमेंबर दिस कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप एंड हो जाती है। एंड थर्ड इज डेप्रिवेशन की अगर फॉर एग्जांपल आप फॉरेनर थे, आपने नेशनलाइज प्रोसेस में कुछ जो बातें लिखी थी वो झूठ थी, फ्रॉड था, तो उस बेसिस पे भी आपका जो पर्टिकुलर सिटीजनशिप है उसको एंड कर सकती है। गवर्नमेंट को लगता है कि आप लेट से किसी हमारे एनिमी कंट्री पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो भी आपकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकती है। ओके, तो ये तरीके होते हैं। कुछ की रिस्ट्रिक्शंस इन इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, ये हम कर चुके हैं। और गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो नेशनल सिटीजन्स को सिटीजनशिप ना दे, और हो सकता है उनके कंडीशन के फुलफिल ना होने पर भी, पूरे ना होने पर भी किसी को अपनी मर्जी से भी सिटीजनशिप दे सकती है, उसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकती है, तो ये उनके पास में भी राइट है। फिर एक और आपको लॉ पता होना चाहिए, 2019 में हमने एक लॉ लेकर आए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बहुत कंट्रोवर्सी रही थी क्योंकि इसके अंदर में हमने क्या कहा था कि 3 कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां से जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं वो इंडिया में अगर दिसंबर 31 2014 से पहले आया है तो उनको ईजियर तरीके से, ईजियर कंडीशन बनाई जाएंगी उनकी नेशनलाइजेशन की, और उनको इजीली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर शॉर्ट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें डिटेल में पढ़ना पड़े। तो अगर आपको ये 3 कंट्रीज पता है, दिसंबर 31 2014 डेट पता है कि उससे पहले आना था, तो आप के लिए इनफ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, थ्रेट ऑफ जीपीएस इंटरफेरेंस टू ग्लोबल एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन द सॉल्यूशन। तो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल आया कि
यू नो दिस, आपने सबने गूगल मैप यूज करा होगा और आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, बट आपको जाना तो ईस्ट में और ये वेस्ट में बता रहा है रास्ता, या आप जा रहे हो और ये दिखा रहा है कि सामने रोड है और आप देखते हो कि आगे तो खाई है। तो अगर आपने स्पीड में चलाई थी तो फिर आपको पता है आप कहां चले गए, आप नीचे जा रहे थे आप ऊपर चले गए, राइट। तो यहां पे ये हो सकता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में कोई इशू, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि यहां पे जीपीएस के साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, सैटेलाइट का जो सिस्टम होता है यूएस का, उसके अंदर में भी कोई छेड़खानी करी गई हो, उसके अंदर में कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस ऐड कर दिए गए हो, कुछ इंटरफेरेंस करा गया हो, जिस वजह से भी ये पर्टिकुलर इश्यू आपके वहां आ सकता है। ओके, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीपीएस इंटरफेरेंस। ओके, तो जीपीएस इंटरफेरेंस। अब जीपीएस इंटरफेरेंस का इशू क्या होता है, तो यूजुअली हम जो किसी सिटी में कोई लोकेशन फाइंड कर रहे हैं उसमें हमें इतना इशू नहीं होगा, बट जीपीएस हम ही यूज नहीं करते हैं, हमारे जो एयरप्लेन्स हैं, हमारे जो स्पेसिफिकली फाइटर जेट्स हैं वो यूज करते हैं। पूरा का पूरा जो ग्लोबल शिपिंग सिस्टम है वो जीपीएस या किसी ना किसी नेविगेशन सिस्टम के ऊपर पे चलता है, और यहां पर अगर वो जीपीएस सिग्नलिंग को जैम कर दिया जाए या स्पूफ कर दिया जाए तो उससे आपका जो पर्टिकुलर रूट है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि बिकॉज ऑल्दो ओशन बहुत वाइड है, बट इट इज पॉसिबल कि रूट हर कोई जो शिप्स होती हैं कॉमन ही लेते हैं, आसपास का ही लेते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि अगर आपका ध्यान नहीं है आपके सामने आमने सामने में, तो हो सकता है कि दो बड़े बड़े जो कंटेनर शिप्स होती हैं उनका यहाँ पे कुछ कॉलिजन हो जाए और उससे दो शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाए। और मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा हुआ है स्पेसिफिकली रेड सी के अंदर में। ओके, तो जीपीएस इंटरफेरेंस क्या होता है, जीपीएस इंटरफेरेंस बेसिकली आप इंटेंशनली और एक्सीडेंटली यहाँ पे जीपीएस के सिग्नल है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, दो मेजर टाइप्स होते हैं, या तो आप सिग्नल को जैम कर देते हो या फिर आप उसको स्पूफ कर देते हो। जैम करना मतलब जीपीएस का सिग्नल आपके पास आ रहा था, आपने कुछ इस टाइप के ब्लॉकिंग मैकेनिज्म लगाए, कोई टेक्नोलॉजी यूज करी जिससे जो शिप का है या जो फाइटर जेट है अब उसके पास में वो जीपीएस सिग्नल का आ ही नहीं रहा है, तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। बट बिकॉज आपको प्रैक्टिस या सबसे ज्यादा यूसेज आप जीपीएस का करते हो तो उससे बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा है जीपीएस स्पूफिंग। तो मैं इस टाइप से कोई टेक्नोलॉजी यूज करके इंटरफेरेंस ऐसे कर रहा हूं कि जो जीपीएस सिग्नल आपके पास में आ रहा है वो एक्चुअल में जीपीएस का नहीं है, उन सैटेलाइट्स का नहीं है, बट मैंने इंटरफेयर करके अपना जो रूट है या अपना कोई वो जो पर्टिकुलर डेटा उसमें फीड कर दिया जिससे वो आपको गलत रास्ता बता रहा है। तो ये दो तरीके होते हैं जीपीएस इंटरफेरेंस के, या तो मैंने सिग्नल को जीपीएस को जैम कर दिया है तो आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है, दूसरा है मैंने जो पर्टिकुलर सिग्नल्स है उसमें फॉल्स सिग्नल्स ऐड कर दिए जिससे आप जो रूट है वो आप भटक रहे हो। तो दो तरीके से आपका यहां पे जीपीएस इंटरफेरेंस हो सकता है। ओके, तो इसके डेंजरस क्यों है ये, एविएशन रिस्क हो सकता है, मैरीटाइम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट, सिविलियन वल्नरेबिलिटी। तो ये सिंपल से आप रीड भी करेंगे आप भी समझ जाएंगे क्या क्या रिस्क होते हैं इसके। ओके, अब करंटली जो जीपीएस इंटरफेरेंस है ये सबसे ज्यादा कहां पे हमें प्रॉब्लम फेस करा रहा है, तो सबसे ज्यादा तो रेड सी और पर्शियन गल्फ है। तो अभी आपके जो इतने सारे वॉर चल रहे हैं अलग अलग जगह, 2-3 वॉर चल रहे हैं अभी आपके वर्ल्ड में, उस वजह से कंट्री जो है टेक्नोलॉजी का भी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो वॉर चल रहे हैं ये साइबर वॉरफेयर या डिजिटल वॉरफेयर में भी कन्वर्ट हो चुका है, और इस तरीके से भी यहां पे मिसयूज करा जा रहा है। ईस्टर्न यूरोप के अंदर में रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, और 2017 में स्पूफिंग अटैक करा गया रशिया के नोवोरोस्की पोर्ट की वजह से, जिससे 20 शिप जो थी वो अपना जो पर्टिकुलर रूट है उससे भटक गई थी और बहुत इश्यूज हुए थे। थैंकफुली इस वजह से क्या हुआ था कि कोई ऐसा कॉलिजन वाला इंसिडेंट नहीं हुआ, बट इस वजह से हमें एक थ्रेट का क्या हो सकता है उस थ्रेट का हमें एक अंडरस्टैंडिंग यहां पे डेवलप हुआ था। ओके, तो एनीवे ये कुछ मेन हॉटस्पॉट है। ओके, अब जीपीएस तो है यूएस का, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है कि करीब 24 सैटेलाइट्स हैं आपके जो आपके कंटिन्यूअसली अर्थ को मैप करती रहती हैं, और उसी बेसिस पे आपके डिफरेंट ऐप लाइक गूगल मैप जो है वो कंटिन्यूस सैटेलाइट से डेटा देते रहते हैं, और वो इसीलिए हमें बता पाता है कि आगे जाके ट्रैफिक होगा तो रेड कलर का दिख रहा होता है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली हमारे फोन पे डेटा देता रहता है कि इस रूट के ऊपर पे इस टाइप का ट्रैफिक है। तो एक तो सबसे फेमस सबसे पुराना जो है वो जीपीएस है, बट एट द सेम टाइम इंडिया ने भी खुद का ऐसा ही एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम डेवलप करा है जिसका नाम है नाविक। तो जो ये नाविक है, नाविक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अगर यहां मेंशन नहीं है तो मैंने जानबूझ के नहीं कराया है, क्योंकि नाविक जो है इसका एक फुल फॉर्म है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ने बनाया था। चलिए इससे पुराने वाला जो है उसका बता देता हूं मैं, वो था IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसका नाम चेंज करके अब नाविक कर दिया गया। तो आप मुझे नाविक का फुल फॉर्म बता दीजिए।
ओके तो नाविक जो है वो इंडिया का इंडिजिनस सैटेलाइट रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। तो जीपीएस तो वो तो ग्लोबल है, पूरे अर्थ के लिए करता है, बट हमने जो नाविक बनाया वो सिर्फ इंडियन कंडीशंस के लिए है और इसमें ये इंडिया की लैंड को और प्लस 15 किलोमीटर अराउंड इट, यानी करीब करीब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का जो इंडियन ओशन का रीजन है उसके अंदर में हमें हमारा खुद का ये पूरा डेटा देता है। तो हमारे जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, शिप्स हैं, वो नाविक का यूटिलाइजेशन भी कर सकती हैं। ओके अब हमने नाविक को डेवलप करा था क्योंकि 99 में जब कारगिल का वॉर हुआ था, जब आपके पाकिस्तान के कुछ आर्मी मैन हमारे जो कारगिल के अंदर में इंपॉर्टेंट हिल्स हैं उनको ऑक्यूपाई करने आ गए थे, तो वी वांटेड टू यूज जीपीएस सिस्टम सो दैट हम उनको लोकेट कर पाएं, बट यूएस ने हमें वो चीज करने से डिनाई कर दिया था। तो फाइनली वी रियलाइज्ड इसके बाद में कि हमें अब खुद का भी एक ये सिस्टम लेना पड़ेगा क्योंकि हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो कारगिल वॉर के 2003-2004 के बाद से हमने इस पे टॉक स्टार्ट कर दी थी। 2008 से हमने IRNSS डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था एंड फाइनली 2018 में हमारा नाविक जो था वो फंक्शनल हो चुका था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हमने करा है उसके अंदर में हमने नाविक को ही यूटिलाइज करा है, बिकॉज नाविक जो है आपका वो पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी का भी हमें डेटा प्रोवाइड करता है और बहुत ही एडवांस सिस्टम है आपका ये। ओके तो मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत सारे ऐप्स भी आपको मिल जाएंगे। एक माई मैप्स करके भी एक पर्टिकुलर ऐप है जो बेसिकली जीपीएस का डेटा यूज नहीं करता, नाविक का डेटा यूज करता है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है जीपीएस स्पूफिंग के, तो एक तो ये है कि सिर्फ जीपीएस पे डिपेंड मत करिए, बहुत सारे आपके जीएनएसएस हैं, जैसे रशिया का है ग्लोनास, आप उसको यूज कर सकते हैं। चाइना का बाइडू है, बट वी डाउटेड कि वो हमें यूज करना चाहिए। तो या तो हम हमारा खुद का नाविक को रीजनल से ग्लोबल बना दें, और या फिर हम हो सकता है कि ग्लोनास और जो बाइडू हैं बाकी के हैं आपके यूरोप का भी है उसको यूज कर सकते हैं। गैलीलियो यूएस का है, सॉरी यूके का है, यूरोपियन यूनियन का है एक्चुअली, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। मैनुअल बैकअप सिस्टम की भाई सिर्फ आप टेक्नोलॉजी भी मत बिलीव करिए, बिकॉज एक तो उसको इस तरह से इंटरफेयर किया जा सकता है, दूसरा उस पर आप हो सकता है कि आपकी डिजिटल सिस्टम वर्क ना करें। तो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन, जो लैंड के पे पॉइंट्स को देख के स्टार की लोकेशन को नोट करके उनको भी आपको यूज करना आना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग फॉर एयर एंड मैरीटाइम क्रू ये भी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका जो ये सिस्टम है ये सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके तो ये है रिगार्डिंग योर जीपीएस स्पूफिंग। ओके तो स्टूडेंट्स आई नो आज का थोड़ा सा आपका ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा चला गया, सिंपली बिकॉज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने डिटेल में इसको कवर करिए। तो इनकेस आपको लगे कि कोई चीज़ स्लो है तो आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, और भी ज़्यादा अगर आपके नोट्स बने हो किसी टॉपिक पे तो उसको इंटू 2 कर लीजिए। तो अगर 1-1.25 घंटे की भी कोई रिकॉर्डिंग बाय चांस हो जाए, ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट कि आपको 45 से 50 मिनट से हम उसको स्ट्रेच ना करें, बट कोई भी वीडियो है उसको अगर आप देख सकते हैं स्पीड में, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, तो आप उसको इंटू 2 पे कर सकते हैं, और जब आपका कुछ लिखना हो, नोट्स बनाने हो, तब आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। ओके तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद आपका नेक्स्ट जो वीडियो है वो है 20 क्वेश्चन का, जो इसी के बेसिस पे है। तो इसको न्यूज़ को देखिए, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन जो अच्छे लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।